Assalamu alaikum ji, once again welcome to the show. It is once again a very good morning to you. And आज हम पूरा वक्त जो बात करेंगे वो सिर्फ बालों के सिलसिले में बात करेंगे, बिकॉज कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स हमें आई जिसके अंदर हमें लोगों ने ये कहा कि सर भाई क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन पूरा जो शो हो वो बालों पे हो। तो हमने कहा ठीक है जी, एक दिन पूरा शो जो है वो हम बालों पे करेंगे। तो आज शुरू से आखिर तक हम बालों पे ही शो करने जा रहे हैं, यानी कि बालों के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, बालों के गिरने की वजूहात क्या होती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आप किचन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो आप क्लिनिक के अंदर जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल किस उम्र में बढ़ते हैं, किस उम्र में गिरते हैं, क्या आजकल ग़िज़ा कोई किरदार अदा करती है बालों को रोकने में, लगाने में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, खाने में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, साथ साथ ओवर द काउंटर कौन सी ऐसी मेडिसिन है। यानी आज अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं या आपके बालों को गिरने की शिकायत है, तो आज हम ये शिकायत आपकी दूर करने जा रहे हैं। इसको सुनिएगा गौर से और कहीं मत जाइएगा, 11 बजे तक हम आपके साथ होंगे। तो आइए बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर रीज खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समरा अहमद फ्रॉम कराची हमारे साथ DSNG पे हैं। अस्सलाम वालेकुम समरा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, ऑल ऑफ यू बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स गो टू कराची फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कराची। एंड समरा, आपसे शुरू कर रहा हूँ मैं। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर साहबा, हमने अक्सर बात की है कि बाल गिरते हैं, गिरने की वजूहात भी हमने देखी हैं, जिसके अंदर हमने मरूसियत की बात की है, स्ट्रेस की बात की है कि उसकी वजह से बाल गिर जाते हैं, फिर हमने बात की ग़िज़ा की कि उसकी वजह से बाल गिर जाते हैं। क्या इसके अलावा और भी अवामिल होते हैं जिनकी वजह से बाल गिरते हैं? इसमें जी बिल्कुल बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट गुजरा है, कोई फीवर है, क्रॉनिक टाइफाइड से गुजरा है, कोई क्रॉनिक बीमारी है, एनीमिक हो रहा है। ऑब्वियसली कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं, जैसे एनीमिया का हमने जिक्र किया था लास्ट प्रोग्राम में। सो देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर हेयर फॉल। ये एक बहुत बड़ा विंडो है जिसमें हम अगर आप इसको लेके चलें स्टेप बाय स्टेप, तो डॉक्टर साहब वेरी थोड़ा क्विकली, सा और प्रिसाइज करके अगर आप पूछना चाहें। मैं वेरी क्विकली आई एम गोना आस्क यू, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ खवातीन में होता है या मर्दों में भी होता है? नहीं, बिल्कुल मर्दों में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। एक हमारा जो है PCOS फीमेल्स में जो होता है वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है हेयर फॉल की। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी होता है, उसमें हेयर फॉल भी होता है। इसके अलावा मेल हजरात में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, जिसे मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। यह आपको ज़्यादातर मिडिल एज के मेल्स में मिलता है। सो इसके ट्रीटमेंट्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। जैसे कि एक मिनॉक्सिडिल का जिक्र किया था मेरी कोलीग ने लास्ट प्रोग्राम में। तो मिनॉक्सिडिल ओवर द काउंटर अवेलेबल है, अगर आप यूज़ करें उसको, प्लस आप मल्टीविटामिन्स लें। और मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है हेयर फॉल को रोकने के लिए। प्लस इसके लिए डिफरेंट हम ओवर द काउंटर ऑयल्स अवेलेबल हैं, स्टीरॉयड एप्लीकेशंस हैं, शैम्पूज हैं जिनमें स्टीरॉयड शामिल होते हैं। सो दे आर वेरी गुड फॉर स्टॉपिंग योर दिस टाइप ऑफ एलोपेशिया। ओके, मैं डॉक्टर साहबा की तरफ आता हूँ। डॉक्टर रीज, मुझे ये बताइएगा, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, डॉक्टर समरा ने कहा कि जी रोगेन अवेलेबल है या रीगेन के नाम से वो आता है। असल में तो मिनॉक्सिडिल है, एक टॉपिकल सोल्यूशन है जो आप लगाते हैं। इसकी दो इंटेंसिटीज़ होती हैं, एक 2% होती है और एक 5% होती है। तो यूजुअली लोग अब डायरेक्टली 5% पे ही जाते हैं, जो कि गलत है। आपको 2% से शुरू करना चाहिए, फिर 5% पे जाना चाहिए। और वो ख़वातीन जो फैमिली में हैं या प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, उनको इसमें एहतियात करनी चाहिए। इसका एक और जो ड्रॉबैक है मिनॉक्सिडिल लगाने का, वो ये है कि जब तक आप उसे लगाते रहें तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप लगाना बंद कर देते हैं तो जितने बाल आपके आए होते हैं उससे 20% आपके ज़्यादा बाल चले जाते हैं और ये आपको पूरी ज़िंदगी लगाना पड़ता है। तो क्या इसके ऑल्टरनेटिवली क्या चीज़ अवेलेबल है? अच्छा, अब इसकी एक बहुत ज़बरदस्त रिप्लेसमेंट आई है एंड दैट इज़ ओरल मिनॉक्सिडिल। क्योंकि आपके लिए टॉपिकल ओरल मिनॉक्सिडिल, यस। ओके, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोपेशिया, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फिनेस्ट्रॉइड, यू आर टॉकिंग अबाउट ओके यस। क्योंकि जो टॉपिकल एप्लीकेशन है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस ये होते हैं। मैंने अब तक देखा है कि अगर आपने इज इट अवेलेबल इन पाकिस्तान? यस इट इज़। ओके, ओरल मिनॉक्सिडिल, यस बिल्कुल। ज़ाहिर है मैं कंपनी नेम यहाँ पर नहीं ले सकती, लेकिन एक ताकि सबको पता चल जाए। कैपिलियो के नाम से अवेलेबल है। 2. What is it called? Capilio. Capilio 2.5 mg and it works.
येस इट वर्क्स। Okay. अच्छा, उसमें ये कि क्योंकि मेडिसिन ओरल लेना आसान होता है, आपने लेनी रात के वक्त है, क्योंकि उसमें ज़रा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि ब्लड प्रेशर आपका लोअर साइड पे जाता है, तो दिन के वक्त आप कोशिश करें ना लें, आप रात को सोते वक्त लें। और इनिशियली पहले आप स्टार्ट 2.5 mg से करें एंड देन यू कैन आफ्टर 2 वीक्स। अच्छा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद यू कि हमारा ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, जा ही नहीं सकता, यू नो, कैसे जाएगा? ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज हाई, कैसे जाएगा हमारा? आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? कैसे जाएगा हाई? मतलब हमारे पास तकरीरें हैं, हमारे सियासतदानों की, बिजली के बिल्स हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, तो फिर एक आप दूसरे के झगड़े हैं, आप किसी भी वक्त ले लें, वो ऑलवेज हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई है, तो यू कैन ऑलवेज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर तो आप ये कह लें कि उसके लिए भी काम करेगा, आपको ये भी एक फायदा है। डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि और ये वाकई जिन लोगों में ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो ये मेडिसिन दिन में वाकई ले सकते हैं, क्योंकि ये उनका ब्लड प्रेशर भी लोअर करेगी। Capelio. यस। Okay. और 2.5 mg से आप स्टार्ट करते हैं और 2 वीक्स के बाद हम डोज उसको बढ़ा के 5 mg पे ले जाते हैं। 5 mg is the max. यस। Okay, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज ध्यान में रखनी है। No, but here's the question. यस। अगर आप ये ले लेते हैं तो फिर उस, अच्छा, यू रिमाइंड मी ऑफ मी, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं भी क्लास में बैठ के ना हाथ नहीं, इसमें एक बात है, वो जो ब्लड प्रेशर वाली बात थी, बेसिकली ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है, तो ये एज अ आई एंटी हाइपरटेंसिव थी, और लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट था वो हेयर ग्रोथ थी और हेयर थिकनेस थी, और हम एज अ साइड इफेक्ट इसको यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको वो बात उसमें एक्चुअली बस डॉक्टर साहब की ऐड ही करना चाह रही थी कि आप हाई ब्लड प्रेशर वालों को हम ये देते हैं। तो अगर जैसे मुझे ओके सो दिस ये मैं ऐड करना चाह रही थी। ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, बिकॉज मैं माइसर लेता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है तो मैं माइसर लेता हूँ, तो मुझे माइसर के बजाय मैं अगर ये ले लूँ तो दो काम करेगी, ये साइड इफेक्ट है उसका। थैंक गॉड, थैंक यू। जैसे मैं ये ऐड करना चाह रही थी, मैं आपको रोक नहीं रही थी। नहीं बिल्कुल नहीं, आप रोकिए, आपका शो है ये, बिल्कुल रोकिए जी प्लीज। ओके, तो उसमें ये है कि आपने 2 हफ्ते के बाद आपने जिस तरह डोज बढ़ा लिया, लेकिन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूसली लेना, ठीक है। इसी तरह जिस तरह अगर आप टॉपिकली भी लगा रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आपने 100 लोगों को प्रिस्क्राइब की थी टॉपिकल माइनॉक्सिडिल, शायद 1% कोई होगा जो सही तरीके से लगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे बताइए कि अगर आप इसको लेना छोड़ देते हैं, आपने तो 10 दिन के बाद तो ये फ्लश आउट हो जाती है आपके सिस्टम से, तो फिर क्या होगा? आमतौर पे इसके साथ अभी तक यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी आपका हेयर लॉस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। तो आप अगर गैप भी देना चाहते हैं तो कोई 1-2 माह का देखें, दोबारा देखिए। और पहली बात ये कि अगर आपको एक चीज़ से बेनिफिट हो रहा है और उसके लेते रहने से आपके बाल सर पे रह रहे हैं और बाद में आपने और 10 चीज़ें करनी है, तो बेहतर है आप उसको लेते भी रहें। बट अंडरस्टैंड करें कि मैंने दवा का नाम आपको बता दिया कि पेलियो नाम है, लेकिन प्लीज़ खुदा का वास्ता, प्लीज़ खुदा का वास्ता हकीम लुकमान खुद मत बन जाइएगा, धड़ाधड़ पॉप नहीं करना शुरू कर दीजिएगा। टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। ओरल मेडिसिन कोई भी लें, चाहे कितनी ही ऑर्गेनिक क्यों नहीं हो, आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। यस मैम। अच्छा, उसमें यह है कि जैसे 6 मंथ्स लेते हैं और हेयर साइकिल भी 6 मंथ्स का होता है, तो जब आपने 6 मंथ्स लिए, हम उसमें गैप इसीलिए डलवाते हैं कि थोड़ा सा बॉडी से फ्लश आउट भी हो जाए और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी जमा ना हो। प्लस ये कि आपका वो जो हेयर साइकिल होता है वो लंबा हो जाता है, तो आपके बाल बहुत जल्दी नहीं गिरता, जो कि टॉपिकल जल्दी छोड़ने से गिर जाता है। 6 महीने का पीलियो लें जी, फिर कितना देर का ब्रेक है? आप कम से कम 2 मंथ्स का डालें तो आपको ऐसे बालों में बहुत कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपका हेयर साइकिल 6 to 8 मंथ का होता है और वो उसको लंबा कर देता है। ओके, बट हियर इज अ क्वेश्चन जो सबके जहनों में होगा, क्या उससे नए बाल आते हैं या जो बाल आपके हैं बस वही रुकते हैं? दोनों तरह काम करता है, हेयर थिकनेस पे भी काम करता है और नए को भी लाता है। बेसिकली क्या होता है, देखिए एंटी हाइपरटेंसिव है, इसने ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करनी है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, आपके न्यूट्रिएंट्स बालों तक जाएंगे, वो ग्रो करेंगे और लंबा होगा, हेयर लंबा होगा, ग्रो करेगा। नया जो बाल अगर डेड पड़ा हुआ था, फॉलिकल है, उसमें बाल निकलने की कैपेसिटी है, तो वो निकल आएगा। इस वक्त तो हम हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स पे अगर भी वो देते शख्स जो हैं। फारुकुल बाल हैं उस वक्त सोच रहे होंगे पगले रुलाएगा क्या, इतनी अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हो तुम, इतनी जबरदस्त खबरें दे रहे हो इस दौर में, और के अंदर इतनी बड़ी खबरें। लेकिन याद रखिए, ईमानदारी शर्त है, क्योंकि कभी कभी जो आप मेडिसिन खाते हैं उसमें होता कुछ नहीं है सिवाय बेईमानी के। लिहाजा अगर ईमानदाराना तरीके से ये दवा बने तो ये दवा काम करेगी, वरना बाल तो वैसे भी जा रहे थे तो चले ही जाएंगे। और अभी बात ये कि अभी ये थोड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में ले लूं? आप बताइए। ले लूं डॉक्टर? ले लें। और हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं।
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। आपको मैं तरीके भी बता रहा हूँ कि जी क्या है, किस तरह से, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स गो टू कराची अगेन एंड लेट्स आस्क, किस उम्र के अंदर डॉक्टर समरा आपको लगता है कि हेयर फॉल शुरू हो जाता है खवातीन में, और किस उम्र में आपको लगता है कि हेयर फॉल शुरू होता है मर्दों में, और अलामतें क्या क्या होती हैं हेयर फॉल की? देखिए, हेयर फॉल जो है, हेयर फॉल की कोई एज नहीं होती। लाइक बचपन, अब ये डिफरेंट टाइप के हेयर फॉल होते हैं, इसको एलोपेशिया कहते हैं। एलोपेशिया जो है अब वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ज़्यादा कॉमन है। एक एलोपेशिया एरियाटा होता है जो कि ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। तो डिफरेंट टाइप के एलोपेशिया होते हैं, तो इसकी कोई एज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके मिडिल एज में होगा, या अब किस टाइप का उसमें हेयर फॉल हो रहा है, एलोपेशिया किस टाइप का हो रहा है, तो वो हमें कैटेगराइज करना होता है उसको, और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है। ठीक है। और जैसे हम ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे थे, तो बिनॉक्सिडिल से एक बेटर हमारे पास सोल्यूशन आया है जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। Which is PRP. वो मैं जरूर इंडोर्स करना चाहूंगी, दैट इज वेरी गुड। PRP कहते हैं। जी, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उसका, क्योंकि वो आपका अपना ब्लड होता है, उससे हम सेंट्रीफ्यूज करके आपका लेकिन डॉक्टर साहबा क्या ये एज रिलेटेड नहीं है, या किसी भी एज में किया जा सकता है? देखिए, एज रिलेटेड आप कह सकते हैं कि एडल्ट जब बच्चा होता है, आप 18 इयर्स ऑनवर्ड, 16 to 18 ईयर ऑनवर्ड्स आप दे सकते हैं बिल्कुल इसको। इट्स सेफ, क्योंकि ये आपका अपना ब्लड है, इसमें कोई एलर्जी, इसमें एलर्जिक रिएक्शंस के कोई चांसेस नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई 60 साल के हैं और उनके बाल जा चुके हैं, तो क्या PRP उस पर वर्क करेगा? नहीं, ये हमने वो यही बात है कि अब उसमें कैटेगराइज करना है कि उसका किस एक्सटेंट का एलोपेशिया है। उसका बैलनेस अगर हो गई है तो ऑब्वियसली उसको ट्रांसप्लांट की तरफ हम भेजेंगे उस पेशेंट को, और वो फिट भी है सर्जरी के लिए या नहीं है। तो ऑब्वियसली सब चीज़ें घर पे ट्रीट नहीं होती हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं इसके लिए, वो असेस करेंगे कि किस टाइप का एलोपेशिया है और उसको किस तरह ट्रीट किया जाए। और डिफरेंट आ गई हैं चीज़ें इसमें, एक्सोसोम्स थेरेपी आ गई है जो कि एडवांस है फॉर्म, PRP की एक एडवांस फॉर्म है, प्लेटलेट रिच फैक्टर थेरेपी, PRF के नाम से। अगर आपको डॉक्टर साहब कथा कलामी माफ, अगर आपको PRP और एक्सोसोम में किसी एक को चूज करना हो तो किसे चूज करेंगी आप? देखिए, पहले मैं, क्योंकि एक्सोसोम्स एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट, इट्स वेरी गुड, इट्स वर्केबल, ये बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी हमें देखनी होती है पेशेंट की, अगर वो अफोर्डेबल है उस पेशेंट के लिए, PRP क्योंकि लो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो पहले मैं PRP को सजेस्ट करूंगी कि PRP के आप 3 to 4 सेशंस लें। अगर उससे फर्क ना पड़ रहा हो बहुत ज़्यादा, तो देन आप एक्सोसोम की तरफ चले जाएं। अच्छा, आई थिंक अगर नॉट वर्केबल, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स मिलते PRP पे, हम PRP उन्हीं को एडवाइस करते हैं जिनको हमें लगता है कि कोई होप है। ऑब्वियसली बिल्कुल जो बैड पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रांसप्लांट पे ही देते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। जैसे एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे बालों की हिस्ट्री बड़ी अजीब है। हम थिनिंग रही, मेरे पेरेंट्स में बाल बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, अम्मा के एक ज़माने में बाल बहुत घने थे, बट देन विद टाइम वो आहिस्ता कम होते चले गए। एंड ऑफ कोर्स माय फादर नेवर हैड वेरी थिक हेयर। तो जब मुझे वो विरासत में मिला, तो मैंने तकरीबन 20 साल प्रोपेशिया ली, एक फेनेस्ट्रॉइड ली, और 5 साल प्रोस्कार ली, जो कि मिलना बंद हो गई थी, और तकरीबन 20 साल ही मैंने रोगेन लगाई है। 20 साल मैंने रोगेन मिनॉक्सिडिल 5% लगाई है। अच्छा, उससे मेरे बाल जितने थे उतने रहे, ठीक है, लेकिन कभी कभी सिवियर हेयर लॉस हुआ, तो खैर हमने अपने ही ब्रांड का, हमारे पास एक ऑयल आता है, सिरम आता है, मैंने वो लगाया है, तो उससे मेरे बाल वहीं रुक गए हैं। अच्छा, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, जब सब नाम ले रहे हैं तो मैं भी नाम ले रहा हूं, अगर आपको गिरते हुए बालों की शिकायत है तो आप अमोर ब्यूटी लिखिए, और वहाँ पर हमारा एक हेयर फॉल सोल्यूशन है, आप उसको, वो कम से कम आपके बालों को वहाँ रोक देगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा घने बाल नहीं भी वो करता, तो कम से कम इतना ज़रूर करेगा कि आपके गिरते हुए बालों को रोक देगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ग्रोथ जो है वो उससे मिलेगी, उन बालों से मिलेगी, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप घनेपन की तरफ चले जाएंगे। मैं खुद वही इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे दैट्स व्हाट आई डू, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डू। लेकिन कमिंग बैक टू यू, जब बात PRP की आती है या जब बात एक्सोसोम की आती है, तो एक्सपेंस साथ उसके अटैच होता है।
तो लोग कहते हैं कि जी इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हम कैसे करवा सकते हैं, तो आप लोगों के पास ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जहां वो पार्शल पेमेंट दे के करवा सकें? बिकॉज अमेरिका के अंदर पार्शल पेमेंट की सहूलत मौजूद है, क्या हमारे यहाँ ऐसा है? मैं तो खैर अपने पेशेंट्स को देती हूँ। देखिए, अगर आज आपको भी पता है ऐसा है कि जो हालात चल रहे हैं कि हर बंदे के लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत इशू बना हुआ है, लेकिन अगर हमें नज़र आता है कि एक पेशेंट ऐसा है जिसको वाकई ही ज़रूरत है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई पेशेंट्स टू हेल्प देम आउट। उसमें मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं करती। जहाँ तक अब PRP की बात है, उसमें ज़ाहिर हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि अगर एक बंदा पैसे लगा रहा है तो डेफिनेटली वो रिजल्ट चाह रहा होता है, तो हम उसमें से कुछ फैक्टर्स को, ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू ये है कि अगर उस बेचारे के पैसे चाहे वो कुछ हज़ार भी हों, आपको कुछ हज़ार लग रहे होंगे, उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो यू नेवर नो कि उस बेचारे ने किस तरह से वो इकट्ठे किए हैं। तो PRP अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक बंदा एज ज़्यादा है या उसको डिजीज़ हैं डिफरेंट, लाइक अगर वो हाइपरटेंसिव है या वो उसके अलावा डायबिटिक है या कुछ इस तरह के इशूज़ है, तो उस सूरत में बाज़ PRP काम नहीं कर रही होती है, तो हम उसको चाहिए होता है एक डेफिनेट प्रोसीजर। उसमें हमारे पास एक थोड़ी दरमियान में एक ऑप्शन आती है एंड दैट इज़ PDO थ्रेड्स। जो आपने देखा होगा कि अक्सर फेस में तो लोग अब थ्रेड्स को काफ़ी वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनको पता है मोस्टली, लेकिन बालों में भी डाले जाते हैं। वो मोनो थ्रेड्स होते हैं, बिल्कुल लाइक आप ये कह लें कि बहुत छोटे से साइज़ के होते हैं। उनको जिस वक्त हम वहाँ पर डाल देते हैं, उनकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आपके PRP के जो 3-4 सेशंस हैं उसके ही तकरीबन करीब चली जाती है, इतने वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वो आपका ये होता है कि वो और एक PRP कितना कॉस्ट करता है? एक PRP डिफरेंट क्लिनिक्स पे डिफरेंट रेंज कर रहा होता है, लेकिन 8,000 से लेके आपको 15,000 के बीच में पर सेशन। मतलब ये 60,000 के अंदर आपका, मैं मोनो थ्रेड्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60,000 के दरमियान। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके। ठीक है, उसमें ये है कि वो वहाँ पर जब हम थ्रेड्स डालते हैं दैट वर्क्स रिगार्डलेस ऑफ एज। ओके, ठीक है, आमतौर पे थ्रेड्स और एक्सोसोम का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके थोड़े बहुत अंडरलाइंग इश्यूज हैं भी तो भी वो काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें वो इफ्स एंड बट्स वाला जरा थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि थ्रेड से पड़े होते हैं और वो डिजोल्व होते हैं, वो वहाँ पड़े नहीं रहते। ठीक है, आपने डाले, वो डिजोल्व होंगे विद इन 4 to 6 वीक्स और वो ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली बना रहे होते हैं। और वो आपकी क्योंकि देखिए बाल आपको समझने की जरूरत ये है कि आपके स्कैल्प से आ रहे हैं। ठीक है, तो स्कैल्प की नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट हेयर, इट्स अबाउट स्कैल्प। ठीक है, ठीक है, तो आपने जो भी ट्रीटमेंट करना है वो स्कैल्प का करना है। जब हम PRP की बात करते हैं या हम PRF की बात करते हैं, जो प्लेटेड रिच फिब्रिन है, उसमें आपका मकसद भी यही होता है कि आप स्कैल्प की क्वालिटी को बेहतर करें। मतलब ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे आपके गिरते हुए बाल वापस आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। लेट्स सी कि जी एक आदमी आता है, वो ये कहता है जी मुझे एक्सोसोम कर दें, तो एक्सोसोम पे कितना खर्चा आ जाता है यूजुअली? अच्छा, एक्सोसोम्स जो हैं वो 50 प्लस से स्टार्ट होते हैं, जो 50,000 रुपए से शुरू होते हैं एक्सोसोम्स। अच्छा, याद रखिएगा कि एक्सोसोम के अंदर एज की कोई लिमिट नहीं है, जेंडर की कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी हो सकते हैं। अब आजकल तो किसी को मर्द और औरत कहते हुए भी थोड़ा सा आपको वो लगता है ना, क्योंकि आजकल तो हमारे यहाँ बहुत सारे जेंडर्स हैं, इट, दे, देम, यू नो, अस, आई डोंट नो हाउ मेनी आर देयर। मैं जिस ज़माने में बड़ा हो रहा था उस ज़माने में 2 ही थे, अब इस वक्त तो you don't know। अच्छा, एक्सोसोम ऐसे पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं जो चाहते हैं कि हम सर्जरी नहीं करा सकते, या ऑफिस ऐसा है कि हम छुट्टियां नहीं मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा सर्जरी का वो नहीं मतलब ले सकते, तो टाइम नहीं होता सबसे, वही ना। तो इसमें ये गो टू प्रोसीजर है, इसे लंच टाइम प्रोसीजर भी कहते हैं। 15 से 20 मिनट्स में हो जाता है। आप आते हैं, आपकी असेसमेंट होती है, हिस्ट्री ली जाती है और पेशेंट को कहा जाता है कि उसका सर साफ करके एंड देन हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं, ट्रीटमेंट दे देते हैं, और ही एंड शी कैन गो टू हिज वर्क और हर वर्क। दैट्स इट। और ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है? 15 से 20 मिनट हार्डली टोटल। जी बिल्कुल। और आप सेशंस रिक्वायर्ड है, इसमें सेशंस रिक्वायर्ड नहीं होते। एक्सोसोम्स की एक ये बड़ी बात है कि इसमें सेशंस भी कम रिक्वायर्ड हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उसके उतना ही कम आपको दोबारा लेना पड़ेगा। सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव कितना है, सबसे एक्सपेंसिव कितना है? 50 से एटलीस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये अप टू 150 तक जाता है और 1.5 लाख रुपए तक जाता है। और ये एक्सोसोम एक ही मतलब आपको लेना होता है यूजुअली 6 to 9 months। और वैसे वो रिकमेंड करते हैं कि 4 to 6 वीक बाद अगर आप एक दूसरा सेशन ले लें तो फिर आपको 1 ईयर एटलीस्ट वो कहते हैं ये निकल जाता है, और वाकई निकल जाता है। और निकल जाता है 4 to 6 वीक्स के बाद दोबारा लेना पड़ता है। इसके 2 होते हैं, यानी कि एक अभी लें और एक 0 वीक पे लिया यानी आज लिया, और एक आज से 4 या 6 वीक्स के दरमियान आप ले लें, ताकि आपका वो जो इफेक्ट है वो बूस्टअप हो जाता है और फिर आपको वो फिर ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स और 1 ईयर निकल जाता है। ऑलराइट, एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डिफरेंट कलर्स करवाए हैं, हाइलाइट्स करवाई हैं, इसकी वजह से जो है ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। जी, अगर कोई सोल्यूशन है आप लोगों के पास या किसी के पास है तो हमसे शेयर करें। मैं अपने बालों को हेल्दी करने के लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ? हमारे क्या टोटके हैं, कौन से
प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए इसके बारे में गाइड करें। जो फ्रीजी हेयर होते हैं उनके लिए स्पेशली वैसे तो एलोवेरा यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा और अल्टरनेटिव इसका क्या यूज़ हो सकता है? जी मुझे ये बताएं कि अगर मैं केराटिन नहीं लेना चाहती तो फिर क्या हल है? केमिकल को यूज़ किए बगैर बालों को प्रोटीन्स किस तरह से मिल सकते हैं? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल स्ट्रीकिंग और ये हेयर डाइज और ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको ट्रेंड के साथ भी चलना होता है, आपको बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी जाना होता है कि आपको ऐसा लगना भी पड़ता है कि आपके बालों पे ये चीज़ें अप्लाई हों। अगर हम उनको छोड़ते हैं तो नेचुरल ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि हमारे बालों को नुकसान? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है ये सबकी। ऑलराइट जी, और इसके अंदर अगर वॉक्स वॉक्स और हैं तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हैं। तो मैं डॉक्टर समरा की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर समरा, क्या शैम्पू इस्तेमाल करने से भी बाल गिर सकते हैं, और अगर बाल गिर रहे हो तो शैम्पू को बदलना चाहिए कि किस किस्म के शैम्पू बालों में इस्तेमाल होने चाहिए? अच्छा, ये जैसे लाइक पहले भी बात हुई थी कि ये माइल्ड शैम्पूज हम यूज़ करें। सल्फेट फ्री शैम्पूज होते हैं जो केमिकल जिनमें कम हो, माइल्ड हो, वो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हार्म नहीं है, बट माइल्ड शैम्पूज आप यूज़ करें, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वाले ना यूज़ करें। अच्छा, और ये जो रीठा आंवला होता है, कि ये इस्तेमाल किया जा सकता है? आंवला इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। ये बहुत इस पे रिसर्चेस हैं और इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है। आंवला के काफ़ी फ़वाइद हैं बालों की ग्रोथ में, स्ट्रेंथन भी करता है। ये हेयर फॉलिकल्स भी न्यू ग्रोथ रीग्रोथ होती है बालों की। तो आंवला इज़ वेरी गुड। ऑलराइट। और ये जो तेल लगाया जाता है, ये हफ्ते में कितने दिन लगाना चाहिए और कितनी देर तक आपके बालों में रहना चाहिए? अच्छा, ऑयलिंग जो है आप बिल्कुल ज़रूर करें डेली बेसिस पे। ये रियलिस्टिक नहीं होता कि हम रोज़ लगाएं, बट 2 to 3 टाइम्स अ वीक आप ज़रूर लगाएं, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए ऑयल ना लगाएं। 1 से 2 घंटे, जब आपका बेदिंग का प्लान हो तो उससे 1 से 2 घंटे पहले आप ऑयल लगा लें। क्योंकि ऑयल से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, प्लस आपके हेयर फॉलिकल वीकन होते हैं। उससे क्या होता है कि हेयर फॉल इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ऑयल को बालों में ना छोड़ें आप। ओके, बहुत ज़्यादा ना छोड़ें आप। ऑलराइट। अच्छा, अभी ये केराटिन ट्रीटमेंट की बात कर रही थी। इन्होंने पूछा कि जी ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल है तो आप बताइए कि किस तरह से किया जा सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? देखिए, नेचुरल फॉर्म्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप केमिकल बेस पे नहीं जाना चाह रहे हैं आप बेसन से धो सकते हैं बाल। बिल्कुल। और आपने पहले वक्त में बहुत सुना होगा कि जो दादियाँ नानियाँ थी वो दही के साथ अंडा मिक्स करके लगाया जी, करती बिल्कुल थी। बिल्कुल। और दैट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, क्योंकि आपके दही के अंदर प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि गुड बैक्टीरिया है, ठीक है, वो आपके बेसिकली तो आप जस्ट फेंट लें दही और उसके अंदर एक अंडा डाल लें। एक अंडा डाल लें, ठीक है, और उसको आप 2 से 3 घंटे के लिए लगा रहते हैं, देन सिंपली जस्ट वॉश इट। ओके, ठीक है, तो ये एक बड़ा आई वांटेड स्मेल, कोई ऐसी स्मेल वगैरह तो नहीं आएगी? वो जब वॉश करने के बाद तो कोई स्मेल नहीं कोई रहती, स्मेल नहीं आती, कोई स्मेल नहीं रहती है। ओके। और उसके अलावा ये कि आप रोजमेरी ऑयल बहुत अच्छा है, ठीक है, अनियन ऑयल बहुत अच्छा है, ओके, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा ये आपने ऑयल के मामले में, क्योंकि आगे अब आ रही है गर्मी, ठीक है, तो लाइट वेट ऑयल सेलेक्ट करेंगे आप। जो थिक ऑयल होता है, जिस तरह ऑलिव ऑयल हो गया या कैस्टर ऑयल है, तो वो कोशिश करें आपने उनको अवॉइड करना है। आप लाइट वेट ऑयल जो है ना उनका इस्तेमाल करेंगे। बादाम का ऑयल हो गया, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त आए, क्योंकि आगे गर्मियाँ आएंगी और हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें आप क्या कर, ज़ाहिर अब जो हम ये तो नहीं कहेंगे आप हेलमेट ना पहने, उसका अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप 2 हेलमेट रखें, ठीक है, और उसके बाद आप एक को हवा लगने दें, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये, हेलमेट जो हमारे यहाँ होता है वो टंकी पे रखा जाता है, सर पे नहीं रखते। वो जो मोटर बाइक चला रहे थे, पता नहीं वो क्या, उनको कितना उनसे मोहब्बत होती है कि वो टंकी पे रखा रहता है वो हेलमेट। और इसके बाद जब सर 2 टुकड़े हो जाता है तो सोचते हैं, एक टुकड़ा सोच रहा होता है काश ये मैंने अपने सर पे रखा होता। खुदा का वास्ता प्लीज़ ये बात याद रखिए। ऐसा नहीं कल आप शुरू में डॉक्टर साहबा ने कहा था कि हेलमेट पहनने की वजह से हो जाता, नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, हेलमेट पहनिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ वेयर अ हेलमेट। सबसे अच्छी तरकीब इन्होंने बताई है, हेलमेट मैक्सिमम 1000 रुपये का आ जाता है। इतने का ही आता है ना? कितने का आता है हेलमेट? 1200 रुपये का। ये वो 1200 रुपये हैं जो आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं और आपके बालों को भी बेहतर रख सकते हैं। 2 हेलमेट खरीद लें, एक दिन एक पहन लें, दूसरे दिन दूसरा। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जहाँ आप अपनी बाइक को वॉश करवाने के लिए जा रहे हैं, आप उनको भी करवा लें वॉश, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम उसमें क्या करते हैं, जैसे अगर लड़के हैं वो कैप्स पहन रहे हैं, तो मेरे ख्याल जब खरीदी जाती है तब वो शायद कभी धुल के आई भी हो या ना ही, और पता नहीं कितने लोगों ने वो ट्राई की होगी, आपने ऐसे ही पहन ली और उसके बाद जब वो बेचारी खुद जवाब देगी। बहुत ज़्यादा लड़कों को समझती नहीं है वैसे, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। हमारा ना एक ख़ास मकसद होता है ज़िंदगी में आने का, चंद चीज़ें और चंद चीज़ों के अलावा कुछ नहीं।
मतलब आप यकीन जानिए, अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिले तो मैं 1 जीन्स, 2 जीन्स और शायद 5 शर्ट्स, इसमें पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। एंड आई हैव नो प्रॉब्लम धो के कि बगैर धोए? एब्सोल्युटली। 2 इसीलिए ना कि धो के, एक धो के दूसरी। मैंने कहा ये ना हो कि बाप आपकी इस बात के बाद सारे के देखे साहिर तो बस 2 ही कपड़ों में गुजारा करते हैं। अच्छा, हम भी वही करेंगे। ये जो मैंने आपको ये जो लग रहा है, ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है, ये आज से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7 साल पुराना है। और ये जो पैंट्स है मेरी, ये तकरीबन इसको 10 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल राइट विद इट। लेकिन आजकल अब ऐसे लड़के नहीं आते हैं। नहीं तो मैं तो अब लड़का रहा भी नहीं ना। एक ज़माने में था मैं लड़का, अब लड़का बिल्कुल नहीं रहा मैं। जी, हमारे स्टूडेंट बहुत बेताब हैं। यस मैम, प्लीज़ बताइएगा। यस। अच्छा, इसमें हम होम रेमेडी के तौर पे हम ये भी कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा और जो कैस्टर ऑयल है विंटर्स में और समर्स में, वही कि थोड़ा थिन ऑयल इस्तेमाल करें, लाइक कोकोनट ऑयल हो गया। अच्छा, कैस्टर ऑयल के बारे में ये मिथ भी है कि वो लेके आ सकता है, नए बाल उगाता है, इज दैट ट्रू? यस, उसमें भी रिसर्च है कि वो बेहतर करता है। फिर रोजमेरी ऑयल बहुत अच्छा है, आप तो कैस्टर ऑयल में रोजमेरी ऑयल मिला लें बिल्कुल, लेकिन कैस्टर ऑयल कम और रोजमेरी ऑयल थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। आप उसको भी मिक्स करके लगा सकते हैं और 2 आवर से ज़्यादा की एप्लीकेशन ना करें, क्योंकि अब समर्स आ रहे हैं। आप सबने ये बात कही है कि 2 घंटे से ज़्यादा ऑयल ना लगाएं। इतने में स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी आप मेडिसिन भी अप्लाई करते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। तो अच्छा, मैं स्प्रे में भी पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप इससे नहाने का वो मसला ना डालें। आपने अगर लगाना है तो 2 घंटे के लिए काफ़ी है, 2 से 3 घंटे में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आप उसके बाद वॉश कर सकते हैं, और इवन आप उसके बाद अगर आपको जैसे है कि नहीं अभी नहीं लगाना चाहता और नहा के लगा, तो आप उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो इससे ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने इसके बाद कोई अब ना नहाएं, मतलब सर को ना धोएं, तो सर आप धो सकते हैं। अच्छा, जब वापस आएंगे तो बात करते हैं। एक मिथ है जी कि इतनी मरतबा बालों को वॉश करना चाहिए, एक बहुत बड़ी मिथ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं आज हम इन्हीं बातों के बारे में बात करें कि बालों की नशोनुमा कैसे की जाती है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बचपन में मैंने अपनी अम्मा को, नानी अम्मा को, सर्दियों की धूप में जब वो शावर ले लिया करती थीं तो लकड़ी की उनके पास एक कंघी होती थी जिसकी एक तरफ मोटे दाने होते थे, एक तरफ पतले होते थे, और वो यूं करके ना निकालती रहती थी। फिर एंड में वो छोटा सा बना के अंदर वो डस्टबिन के अंदर डाल दिया करती थी। अच्छा, जो एक रीजनिंग होती थी उसके पीछे वो ये होती थी कि धूप भी लग जाती थी बालों को, बाल सूख भी जाते थे। अच्छा, मैंने कभी भी उनको हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। मैंने अपनी अम्मा को कभी हेयर ड्रायर बालों में इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। क्या इन चीज़ों से बालों को नुकसान पहुंचता है? और फिर उसके बाद हम हेयर डाइज पे बात करेंगे। लेकिन आजकल हर खातून या मर्द जो है वो हेयर ड्रायर ज़रूर इस्तेमाल करता है, टॉवल ड्राई नहीं करता और एयर ड्राई नहीं करता। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर एयर ड्राई होता है, लेकिन वो नहीं किया जाता। तो आइए शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहबा, व्हाट डू यू थिंक कि क्या होना चाहिए, किस तरह से बालों को खुश्क करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि अगर हम धूप लगवा लें तो वो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो एयर ड्राई करना ज़्यादा बेहतर है कि आप बालों को खुला छोड़ दें और टॉवल ड्राई करके एंड देन उन्हें सूखने दें। फिर हमारे यहाँ तो ये भी तो मिथ है ना कि जिन आ जाते हैं, फिर नहीं, जिन बालों पे, और वो बालों पे ही आते हैं। फारिग जिन है हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों पे भी आ सकते हैं, लेकिन इस पे नहीं आते हैं। लेकिन ये आपका जरूरी है कि आप हवा लगाएं। पहले जिन है जो बेरोजगार है। हमारे जिनों के पास कोई काम नहीं है, सब बेरोजगारी की हालत में होते हैं और बालों पे आके चले जाते हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल ये कि मैंने देखा है कि जो पाकिस्तान में जिन आता है उसकी लैंग्वेज भी उर्दू ही होती है। नहीं तो मतलब उसको कैसे पता कि ये जो आपकी होगी तो वही उसी की भी होगी ना। लेकिन कैसे? और आप ये भी याद रखिए कि जो जिन पाकिस्तान में आता है वो कहीं आपको उठा के ले जाना चाहता है, वो उस जगह नहीं रखना चाहता। खुद उसके पास रहने को कोई जगह नहीं होती, आपके बालों में रह रहा होता है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाना। और इसमें मेरा सबसे बड़ा ये है कि वो जिन मसला किसी का भी हल नहीं करता, ना वो अपना हल करता है और ना आपका हल करता है। और सबसे बड़ी बात ये, अल्लाह जन्नत नसीब करे, औरंगजेब लखारी साहब, उन्होंने बड़ी कमाल बात की। एक दिन मेरे शो पे आए, कहने लगे अच्छा वो बोलते बड़े उस तरह से करिए, साहिर भाई एक बात मुझे बताएं, ये जब जिन आ जाता है और अस्पताल में लोग उठा के उसको ले जाते हैं, जैसे जिन आता है, टीका लगाते हैं, तो क्या जिन भी सो जाता है? और बात सही है, क्या जिन भी सो जाता है? बिल्कुल। या जिन को अगर आप फैंटा पिला दें, मिरिंडा पिला दें या कोक पिला दें तो भी जिन सो जाता है, या उससे शादी कर दें जिससे वो शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं तो भी जिन। जी अच्छा, हीटिंग डिवाइसेस जो हैं वो बहुत डैमेज करती हैं बाल को। हमें कोशिश करनी चाहिए हम कम से कम करें। आजकल बच्चों में भी ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि बच्चों को भी नहीं एयर ड्राई करने दिया जाता, उनको भी हम कहते हैं कि आओ जी आपके हेयर ड्राई कर दिए जाए, ठीक है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बालों को नुकसान पहुंचता है। जितना वही बात है, टेम्परेचर, गर्म हवा मिलती रहेगी, बालों को जल्द जो होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है और फिर हेयर फॉल तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो आपके ख्याल में एयर ड्राई करना चाहिए? बिल्कुल एयर ड्राई करना चाहिए। अब तो आगे समर्स आ रहे हैं तो ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, लाइट वैसे नहीं होती तो वैसे ही एयर ड्राई हो जाएगा। टॉवल की क्वालिटी के अंदर भी आपको ये देखना
रखना चाहिए, माइक्रो फाइबर्स आते हैं, इनके सॉफ्ट वाला टॉवल इस्तेमाल करें। और मैं तो खैर सजेस्ट ये करती हूँ कि अगर आपके घर में अबू, भाई और बेटे हैं तो उनकी टी शर्ट्स इस्तेमाल कर लें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बेसिकली कॉटन में, हाँ सीरियसली, वो आपकी फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करेगी। अपनी अपनी टी शर्ट छुपा दे। आपको बता रहा हूं, डॉक्टर साहब ने अजीब ही बात कर दी, पता चल रहा है बंदा बैठा हुआ है कि मेरी शर्ट। और वो बीवी के बालों के अंदर लिपटी हुई है। 5 शर्ट्स हैं, वो क्या करेंगे? वो कोई बात ही, एक बीवी को दे भी देगा तो ख्याल है, उसकी भी मतलब पास ही है ना, मतलब पता चलो बेचारा ढूंढ रहा है उसके बालों में अटकी। एब्सोल्युटली जी। तो अगर आपकी लड़ाई हो आपस में तो बीवी इस तरह भी शर्ट छुपा सकती है, उसकी फेवरेट। तो ये शादीशुदा होने की हैसियत से मैं बता रही हूँ जी। आई एम श्योर। ये देखिए ना, ये एक्सपीरियंसेस है, ये चाहिए आजकल के बच्चों को कि हमसे लें। वेरी नाइस। तो आपका मियाँ आपसे लड़ते हुए सोचेगा। पहले आजकल डिवोर्सेस की शरह बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब की बातों पे अमल करके और कुछ ज्यादा ना हो जाए। मेरी शर्ट कहाँ गई, मुझे मीटिंग में जाना था। और देखिए ना, आप 4 लोग बैठ के फैसला करवा रहे हो तो क्या इस मसले का क्या हल निकालेंगे? बाय द वे, इस चीज के मैं बड़ा खिलाफ हूँ। जब 2 लोग फैसला ना कर सकें तो याद रखिएगा 4 लोग बिल्कुल फैसला नहीं कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिए, कम्युनिकेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शो वो वाला नहीं है, लेकिन अगर आपकी नाचाकी हो गई है किसी बात पे, ओपन रहिए, एक दूसरे को माफ़ करने का सलीका सीखिए एंड पुट योर पास्ट बिहाइंड। अपने पास्ट को कैरी करके मत चलिए, बिकॉज जब आप अपने पास्ट को कैरी करके चलेंगे, याद रखिए नुकसान उठाएंगे। पास्ट हर एक का होता है, गलती हर शख्स से हो सकती है, मर्द और औरत किसी से भी हो सकती है, और रिलेशनशिप्स में गलतियां होती हैं, उनको अगर आप इग्नोर नहीं करेंगी तो बैलेंस ख़राब, या करेंगे तो बैलेंस ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपको जिस तरह आप बात करें कि रिश्तों के अंदर आप अगले के साथ उस तरह से रहें जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके साथ सलूक किया जाए। तो ये बड़ा एक सिंपल सा असूल है, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में कर लेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ी आसानी होती है। और बाकी ये कि इस तरह आपके बाल भी बचे रहेंगे जी। और खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार है, इसे अपनाइए। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, वो तो लड़ने के बाद भी नहीं मानी जाएगी। तो बेहतर यही है, वो जो कह रही हैं उसे मान लें, खामोशी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाएं, मोटर बाइक की चाबी उठाएं, बस में जाएं, मुल्क के बारे में सोचें। ये फजूल किस्म की चीज़ें कि मेरी बीवी ने मेरी बात नहीं मानी, बच्चों के लिए उनका हुक्म चलता है, मुझे क्या पहनना है वो मुझे बताएंगी, मुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये ज़िंदगी की मामूली सी चीज़ें हैं। इस पे अपने दिमाग को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखिए, जब ऑफिस से निकलने का वक्त हो तो दोस्तों को टाइम मत दीजिए। दोस्तों को टाइम तब दीजिए जब आप बेगम को कॉल कर चुके हैं और वो बता चुकी हूँ कि आपने 8 बजे तक घर आना है। 7:45 बजे पहुँच जाएँ, एक खुशगवार सरप्राइज़ आपके लिए होगा। ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको किताब लिखनी चाहिए। मतलब मैं तो और आपने भी चौंक के ही देखा है। अल्लाह ताला रहम करे। देखिए, हम इतने लोगों से मिलते हैं ना जी जी कि अब हमारे हुए होते हैं कि अपने एक्सपीरियंस तो खैर होते ही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हम देख रहे होते हैं। मैंने एक कैरेक्टर किया था ऐसा, मैं वो बता नहीं सकता कि वो क्या था, लेकिन एक कैरेक्टर था। स्टूडियो टाइम मैं करता हूँ रेडियो पे, तो रेडियो पे एक कैरेक्टर था। खैर, जाने दीजिए। हम डॉक्टर समरा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप इस गुफ्तगू में शरीक कम हो रही हैं, आप भी बोल सकती हैं, जहां आपको लगे कि आपने इंटरजेक्ट करना है आप कर दीजिएगा। ये बताइए कि जी शैम्पू हफ्ते में कितनी मरतबा करना चाहिए? शैम्पू यूजुअली मैं ऑल्टरनेट डेज पर कहती हूँ, बट आप रोज़ भी कर सकते हैं, बट माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, केमिकल कम से कम उन शैम्पू में, जैसे मैंने पहले बोला। ठीक है। तो यही एक तरीका है, बस स्कैल्प की हाइजीन को अच्छा रखना, गुड हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो पानी जो शावर में से एंड शैम्पू, जी, वो पानी जो शावर में से आता है या टूटी में से आता है, क्या उसी को उसी अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए, या उसके अंदर कोई एलम डाल के, कोई फिटकरी डाल के उसे साफ करना चाहिए, या उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि वो भी आपके बालों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें ये जो खारा पानी, हार्ड वाटर होता है, ये बालों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। राइट। तो काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि कराची में तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे खारा पानी होता है, जिसकी वजह से लोगों के बाल बहुत डैमेज होते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है इस सिटी में। ठीक है। सो खारा पानी, ऑब्वियसली हार्ड वाटर, अब कुछ लोगों के पास नहीं है ये ऑप्शन कि जी हमें उसी से बाल धोने हैं। सो वो ये कर सकते हैं कि मैं उन्हें एडवाइस करती हूँ कि एक आप
आखिर में एक डब्बा लें मीठे पानी का और आखिर में एक डब्बा अपना पानी सर पे डाल लें मीठे पानी का, सो ताकि वो जो उसके जो केमिकल्स हैं वो रिंस आउट हो जाए। तो उससे उसका असर ज़ायल हो जाएगा? जी बिल्कुल। ओके ओके ओके, कुछ तो हो जाएगा जी, कुछ तो हो जाएगा डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन क्या इसको उबाल के इस्तेमाल किया जा सकता है डॉक्टर साहब? उबाल के तो ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसे कि उबाल के नहीं है आप, ये तो मुश्किल हो जाएगी काफ़ी। लेकिन नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा खौलता हुआ पानी डाल दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ नहीं मतलब बॉईल करके आप सर धो रहे हैं तो इट्स डिफिकल्ट ना, ये आप रोज रोज तो फॉलो नहीं कर सकते हो इस चीज नहीं को। रोज रोज कर सकते हैं तो अगर पानी आप ठीक अगर है आपके पास बट इस टेम्परेचर इज, अगर आपके पास राजा हो तो आप रोज रोज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम। राजा इज माय असिस्टेंट, अगर आपके पास राजा हो तो आप रोज कर सकते हैं। अच्छा क्या उसके अंदर आप क्या आप उसके अंदर आप एलम डाल के उसको सही कर सकते हैं, फिटकरी डाल के उसको सही कर सकते हैं? एलम डाल के बिल्कुल डला हुआ होता है, क्लोरीन मिला हुआ भी पानी आ रहा होता है, बट वो भी मैंने पढ़ा है कि वो डैमेज ही कर रहा होता है आपके बालों को। ओके तो सो सफाई तो हमारा यूजुअली ये एलम फिटकरी साफ ही कर रहे होते हैं ना पानी को, क्लोरीन मिला हुआ पानी आ रहा होता है, तो मेरा तो ख्याल है कि ये डैमेज करता है बालों को। ओके तो आपके ख्याल में मीठे पानी को ज़रूर हमको रिंस आउट ज़रूर मीठे पानी से करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करें। और दूसरा ये कि टेम्परेचर वाटर का, जो वाटर का टेम्परेचर है वो बहुत अहम है, इसमें ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, बहुत ठंडा बहुत गर्म पानी खौलता हुआ बालों को डैमेज करता है, मोतदल पानी होना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा जो डॉक्टर साहब ने कहा सफाई, तो सफाई निस्फ़ ईमान है और ये बड़ी कमाल बात है, इस पर हम बहुत अमल करते हैं। हमने पूरा मुल्क ही साफ़ कर दिया, इमेजिन कीजिए 75 साल में कुछ नहीं बचा, सभी कुछ साफ़ कर दिया, सभी कुछ हम बिल्कुल कम्प्लीटली साफ़ कर दिया हमने, तो वाकई हम बहुत ईमान वाले लोग हैं, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। कमिंग बैक टू यू मैम, इन्होंने बताया कि जी 2 मरतबा 3 मरतबा धोना चाहिए बालों को और यूजुअली हल्का जो शैम्पू होता है वो इस्तेमाल करना। कुछ लोग साबुन से भी अपने बाल धोते हैं, अब वो चाहे उसका रीज़न कोई भी हो, कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने अक्सर लोगों से कहते सुना है कुछ नहीं होता और उनके बाल भी ठीक रहते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है? देखिए कुछ जिस तरह माइल्ड सोप्स हैं वो अगर कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि उनमें कास्टिक सोडा बेसिकली अगर कम है या वो उसके बगैर वाले हैं, तो फिर यस कुछ लोगों को जो शुरू से आदत पड़ी होती है और अगर आपको वो सूट कर रहा है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप उसको चेंज करें, लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने स्टार्ट करना है तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, यानी कि अगर आप शैम्पूज पे हैं तो फिर आप स्विच नहीं करेंगे साबुन पे, ठीक है, क्योंकि तब आपको कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। इट्स वन थिंग कि जिसको आपके जिस्म को आदत हो गई है, अगर आपने शुरू से साबुन इस्तेमाल कर रहे थे एंड यूज टू हो गए हुए हैं तो फिर हो सकता है आपके लिए वो इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, लेकिन अगर आप शैम्पूज इस्तेमाल कर रहे हैं फिर देन यू कैन, क्योंकि आपको आपके साथ वाले बंदे ने बता दिया कि जी मैं तो फलाने साबुन से शुरू से धो रहा हूँ, मेरे बाल बड़े अच्छे हैं, तो क्योंकि उसके अच्छे हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके भी अच्छे रहें, तो आपके जब गिर जाएंगे तो उसके बाद वो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, आपको बंदा भी नहीं मिलना जो साबुन वाला था ना तो इसलिए बेहतर ये है कि जो ये वाला तरीका ना कि मुझे भी शुगर है बाजी, आप भी यही गोली खा रहे हैं प्लीज़ ये नहीं करना, क्योंकि फिर बाजी ने भी नहीं मिलना और आपने भी नहीं मिलना। नहीं, आपको तो लोग ढूंढ रहे होंगे, बाजी को ले जाके लोग वो देखिए हमें तो खैर ढूंढ ही लेते हैं ना, लेकिन इसलिए अगर आप हमारे कहने पे जाएंगे देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है, और आपकी एजुकेशन है इसमें, ठीक है, हम आपके एंड पे जो आपको सजेस्ट कर रहा है देयर शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ऑफ कोर्स अगर आप रैंडमली किसी के भी कहने पे कुछ शुरू कर देंगे या आपने गूगल से सर्च कर लिया, उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस वक्त जो बंदा मर्जी उठ के इस वक्त गूगल पे डाल दे कुछ भी, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी, ठीक है। अब उसमें कोई ये तो नहीं है कि इस बंदे की ये एजुकेशन है या ये रिसर्च है, आप कुछ भी उठा के देख लें। अब मुझे जिस वक्त आके लोग ये कहते हैं कि जी हमने ये गूगल पे देखा था, तो गूगल पे तो आप पानी पीने के भी नुकसान देखें तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, कौन सी चीज़ है जिसका नुकसान नहीं मिलेगा? अच्छा ये बताइएगा कि ये तो एक बात हुई और बिल्कुल सही, हमने इतनी बहुत सारी बातें की कि बाल इस वजह से मुतासर होते हैं, गिरते हैं एंड ऑल दैट। बाल घने किस तरह से होते हैं? घने बालों के लिए क्या करना चाहिए? वो बाल जो पतले होने लगते हैं उसकी अलामात क्या होती हैं? क्या वो नीचे से आपके जो बाल होते हैं यहाँ से वो थिनिंग कहाँ से आनी शुरू होती है, और पता कैसे चलता है कि अब मेरे बाल जो हैं वो थिन हो रहे हैं, और कितने बाल एक दिन में गिरने चाहिए?
अच्छा, इसमें ये है कि बाल स्प्लिट एंड्स भी होना शुरू हो जाते हैं, और जब हम हीटिंग डिवाइसेस और बहुत ज़्यादा केमिकल और कट डाउन्स और ट्रीटमेंट्स लेते हैं उनकी वजह से भी बाल गिरते हैं। अच्छा, बालों का टेक्सचर और लेंथ दो अलग चीज़ें होती हैं। टेक्सचर वो जो आप चाह रहे हैं कि थिक हो जाए हेयर, और लंबाई जो होती है वो लेंथ होती है कि जो आपका लंबा हो जाए बाल, ठीक है। तो दोनों तरीके से बालों को फ़र्क पड़ता है कि बाल पतला भी होना शुरू हो जाता है और नीचे से फटना, और उसके जो दो शाखें जिसे स्प्लिट एंड्स कहते हैं वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही तरह से वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है। और जो ये आ गई बात कि कितना बाल, तो 50 से 100 नॉर्मली बाल गिर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर बाल गिरें, ज़रूरी नहीं, ये फिक्स नहीं है, इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैक्सिमम है कि इतने आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर गिरें और आपको जल्द पतली नीचे से बाल वो जगह नज़र आना शुरू हो जाए, या पार्टिंग नज़र आए, जैसे क्रिसमस ट्री औरतों में एक लंबी सी वो जगह खुलना शुरू हो जाती है, बाल पीछे या फ्रंट हेयर लाइन पीछे रिसीड करना शुरू हो जाए और बाल नीचे से पतले और वॉल्यूम कम हो जाए। पास तो बहुत सारी और ऐसी चीजें होती है ना जो वो उससे बेहतर कर लेती है अपने बाल, मतलब बैक कोमिंग करके वो ऊपर उठा लेती हैं। मर्द बेचारे बैक कोमिंग कर ही नहीं सकते, लेकिन वो भी डेंजरस है। लेकिन बैक कोमिंग इज आल्सो very dangerous, right? क्योंकि आप टैंगल कर रहे हैं ना। मैं उस पर अभी आता हूँ, बैक कोमिंग और नुकसान जो डाइंग के नुकसान हैं उस पर मैं भी आता हूँ। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद यहीं से बात करें। देखिए, आप कर तो लेते हैं बैक कोमिंग करके, थोड़ी सी थिकनेस तो आपको मिल जाती है, लेकिन क्या उसके नुकसान हैं? बिकॉज आप टैंगल कर रहे होते हैं बालों को, और उसके बाद फिर उसका खोलना, फिर उसको करना, ये बहुत, और फिर कितनी मरतबा आपने हेयर ड्रायर लगाना है, और फिर ये जो डाई करवाते हैं, जो स्ट्रीकिंग करवाते हैं, क्या इससे नुकसान होते हैं? ब्रेक के बाद। एक वाक़या है खुशगवार हैरत पे, दो लोगों की मौतें हो गईं, दोनों ने जब वजूहात बताईं तो तकरीबन यकसा निकली। वाक़या मैं आपको सुना नहीं सकता, टेलीविज़न है, लेकिन अगर कभी पॉडकास्ट मैंने की और ऐसा वाक़या आया तो ये ऐसे वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत एक वाक़या अभी डॉक्टर साहब ने भी सुनाया ब्रेक में, तो खुदा ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो। अगर कर ही ली है आपने दूसरी तो फिर बरमला कीजिए, फिर उसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। बिकॉज जिस वक्त पकड़े जाएंगे फिर उस वक्त बहुत बुरा हशर होगा। तो यू नो बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपके सर पे बाल रहे जी, तो फिर बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को कम रखें और अचानक पकड़े ना जाएं। और टाइम पे जाएं तो आपने पकड़े नहीं जाना बस। अच्छा, दूसरा एक और, मेरे पास एक ना बंदी आई, वो जो उनके अपने हस्बैंड को लेकर आई थी कि जी मैं हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना, बंदे ने कहा मैं करवाना चाहता हूँ। अब बेसिकली अपने बीवी को चेक करवाने के लिए आए, तो उसने डॉक्टर साहब आप हेयर ट्रांसप्लांट करती? मैंने कहा जी करते हैं। जी मैं करवाना चाहता हूँ। उसकी बीवी ने कहा बिल्कुल नहीं, आपको नहीं पता कि गंजपन जो है ना ये दौलत की निशानी है। वैसे ये बात सही है, दुनिया में आप देखें अक्सर गंजों के पास बहुत दौलत होती है, बहुत दौलत होती है। यानी कि हम उतार दें बाल? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बिल्कुल मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है, और ये इसको कोई वायरल करने की जरूरत नहीं है। ये हौसला दिया आपने। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे गंजे भी हैं जिनको कुछ नहीं ना बाल है ना पैसे हैं, ना इज्जत है, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। तो मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कहा यह जाता है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो इस दुनिया में गुजरे हैं उनके सर पे बाल नहीं है लेकिन पैसे बहुत हैं। हाँ, लेकिन जितने जो जन मुरीद होंगे ना उनके बाल ज़्यादा होते हैं। जी मुझे नहीं पता, मैं ये शो किस हवाले से कर रहा हूँ। आपके बाल भी ज़्यादा है। काफी माशाल्लाह अच्छे बाल हैं, लेकिन उन्होंने बताया वो बहुत मेहनत करते हैं बालों में। लेकिन मैंने तो बता रहे हैं ना, मेरा ताल्लुक उन लोगों में से हरगिज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ये देखिए, आप यकीन जान लीजिए इस बात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना। नहीं, फासले नहीं, मुझे ऐसे लगता है, मैं अपने लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है दैट आई एम माय ओन पर्सन एंड आई बिलीव दैट एनीवन एल्स इज आल्सो देयर ओन पर्सन। तो आई डोंट वांट टू इंट्रूड इन एनीवन्स लाइफ, वेदर हुएवर इट इज, from my sister to my brother to anyone in my life. I don't want to intrude in their lives as long as they're happy. But then again, the flip side of that is that I don't want anyone else to intrude in my life, because I'm not answerable to anyone but God. And that's where तो ये वो उसकी मेरे बालों की वजह ये है, मेरे बालों की वजह और कोई नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू, हम जनाब डाइंग जब करते हैं, डाई कर रहे होते हैं बालों को, स्ट्रीकिंग लगा रहे होते हैं, तो क्या उसकी वजह से बाल मुतासर होते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक दफ़ा हेयर का कलर ख़त्म कर देते हैं और वो जब कलर ख़त्म करके आप एक आर्टिफिशियल कलर लेके आते हैं तो डेफिनेटली वो डैमेजिंग भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, और उसकी वजह से बाल पतला और थिन भी होता है। और अगर हेयर कलर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको हेयर फॉल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जो कि अक्सर पेशेंट 50% पेशेंट आके आपको
बताते हैं कि आपके 2 वीक्स पहले उन्होंने कोई हेयर कलर ड्राई या इस तरह का ट्रीटमेंट कट डाउन करवाया और उसके बाद उनके बाल अचानक से गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये वो बताते हैं, अक्सर पेशेंट्स के साथ रिलेट करते हैं कि हमारे बाल हेयर डाई की वजह से गिर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इफेक्ट करता है। क्या कहती हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ये इफेक्ट करता है। आपने अक्सर लोगों में ये देखा होगा कि उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस बड़े कॉमन हैं, ठीक है, और ख़ास तौर पे जो स्ट्रिकिंग है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। जो आपका वन डाई है वो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जो आपकी स्ट्रिकिंग है, क्योंकि उसमें आप क्या करते हैं, बिल्कुल ब्लीच आउट अच्छा, तो डाई कितनी मरतबा करना चाहिए महीने में? देखिए महीने तो बहुत ही ज़्यादा, लाइक इट्स अ क्विक थिंग, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप 2-3 महीने के बाद अगर करते हैं। ओके, बट हियर इज द थिंग, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, ये सबके आप सब भी ग्रे इसके हेयर शिकार कवरेज के लिए आप कह रहे हैं। मेरे ग्रे हेयर होते हैं और मैं जो मेरे पास चूंकि टाइम शाइम होता नहीं, इसलिए मैं किसी सैलून तो जाऊंगा नहीं। मैं वो हेयर कौन सा होता है जो 5 मिनट में करता है, शैम्पू लगा लेते हैं, वो ठीक है, वो भी है। हाँ वो ठीक है, दैट थिंग, वो मैं But ऐसे से instant करके है। एंड देन जस्ट 2 मिनट के अंदर आई टेक शावर एंड वो डन। वो बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर Okay. आप, हाँ, क्योंकि अगर Okay. आप ये कर, क्योंकि आप देखें ना 5 मिनट है, हाँ, ठीक है, 5 तो मिनट, उसके अंदर yes. वो कोई इतना ज्यादा आपका स्पैन नहीं है। जब आप 45 मिनट्स Okay. के लिए कलर लगा Okay. रहे हैं Okay. और वो आपकी स्कैल्प पे रह रहा है, अब आपने जब शैम्पू किया तो आमतौर पे कोई रूट्स पे इतनी ज्यादा देर नहीं आप छोड़े होते, ज्यादातर आपके लेंस और वो चल रहा है, तो कितनी देर की इंटरेक्शन। लेकिन मेरे बाल कभी भी ना प्रॉपरली वो ब्राउन नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि वो लगाई इतनी कम देर के लिए, फिर उसकी पिगमेंटेशन पूरे तौर पे आती नहीं है। देखिए ये चीज़ है, लेकिन अगर आप ये देखें जो लोग कॉन्टिन्यूसली हेयर कलर लगा रहे होते हैं, उनके बालों में थिनिंग स्टार्ट हो गई होती है। Okay. ठीक है, Okay. तो आपके ये आपको देखिए ऑल्टरनेट्स पे जाना पड़ता है। क्या मेहंदी लगाना बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल Okay. वो आपके अगर केमिकल फ्री है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Oh, there is मेहंदी that हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मेहंदी ऐसी आती है जिसमें ऑलरेडी केमिकल्स बहुत ज्यादा डले होते हैं। इवन जो मेहंदी में केमिकल कैसे डाले होंगे? कलर के इवन कि लिए मेहंदी से रिएक्शन आते हैं जो कि हाथ पे भी लगाई जाती है, जो इंस्टेंट मेहंदी है उससे रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है, ब्राइड्स में तो अच्छा, मोस्ट अब आप ये कॉमनली देखिए, आता है। जो वो मेहंदी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना कि 10 या 15 मिनट में आपको वो कलर दे रही है, ठीक है, या जो डब्बे में पैक आ रही है, आपने अगर मेहंदी लगानी है तो ऑर्गेनिक लगानी है, यानी कि आपके पास जो खुली मेहंदी आ रही है। हमने तो इतनी जबरदस्त बातें सुनी है कि जिसके हाथों पे मेहंदी लगाओ ना, अगर वो गहरी हो जाए तो ससुराल वाले बहुत प्यार करते हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाई। अब तो वो जो मेहंदी बनाता है उसके पिछले को प्यार कर रहे होते हैं। इंस्टेंट जो होती है उसमें वो बहुत आपका ज्यादा कोई रोल केमिकल नहीं है। नहीं आई एम जस्ट सेइंग, हाँ, उसमें तो एलर्जिक रिएक्शंस के साथ आ रही होते हैं, इवन बर्न्स के साथ Burn आ के रही साथ होती हैं आते बच्चियां। बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी हैं क्योंकि वो वैक्स करने के तो फौरन क्या बाद बालों लगाई में जा भी ये जाती है। रिएक्शन आ सकता है लगाने से? बिल्कुल आ सकता है, ओह, ओके, क्यों नहीं ओके। आ सकता? स्कैल्प आपकी है, ठीक है, और अब तो आपने अगर बालों में लगानी है तो ऑर्गेनिक मेहंदी लगानी है? यस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप उसमें जो खुली मेहंदी होती है आप वो ले। अगर कोई भी ऐसी बॉक्स के ऊपर लिखी हुई है बट जिसमें वो डॉक्टर कह साहब रही है, अगेन मेरा क्वेश्चन वही है कि अगर आप लेट्स से अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं और जल्दी बढ़ रहे हैं तो मुझे बताएं फिर 1.5 महीने में 2 महीने में एक मरतबा? हाँ, बस 1.5 महीने के बाद आप कर लें, ठीक है, और उसमें कोशिश करें कि अगर आपको आइडिया है कि आपकी किस जगह पे ज़्यादा ग्रे हेयर हैं तो आप जब पूरे आपने हेयर डाई करने हैं तो फिर आप 3 मंथ्स के बाद करें, लेकिन आपके कहीं पर भी थोड़े थोड़े आ रहे हैं तो वो रूट्स टचअप हम उसे कहते अच्छा, हैं, वो जो वो roots- टचअप कर लें। अच्छा, here's another question, वो जो रूट टचअप स्प्रेज मिलते हैं वो आप अप्लाई कर सकते वो हैं, लेकिन बेहतर है? उनको, हाँ, लेकिन Okay. वो आप से कहीं जाना है आपने वो इस्तेमाल कर, लेकिन फिर उनको वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी है। जो आप छोड़ देते हैं रात भर या 2-2 3-3 दिन, वो नहीं करना आपने। ओके, मैं डॉक्टर समरा की तरफ आता हूँ फिर इसके बाद वापस। डॉक्टर समरा, मुझे ये बताइए, स्ट्रेटनिंग जो होती है अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है और इवन अब तो मर्द भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे ये बताइए कि स्ट्रेटनिंग बालों को कितना डैमेज कर सकती है? बहुत डैमेज करती है, नहीं करानी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल एडवाइस नहीं करती कि स्ट्रेट कराएं आप बाल, डैमेज कर रहे होते हैं आप अपने बालों को। ओके। लेकिन क्योंकि कुछ प्रोफेशंस की ये डिमांड होती है कि कुछ स्ट्रेट करना है और अच्छा लगना है, तो फिर उसके लिए ये है कि फिर आप इसकी जो ट्रिम करना होता है ना बालों को, स्प्लिट एंड्स क्योंकि इससे बहुत बनते हैं, तो आप हर 6 से 8 हफ्ते पे उस स्प्लिट एंड्स की ट्रिमिंग करवाते रहें। सो उससे वो रीग्रो करते रहेंगे, बाल हेल्दी रहेंगे। ओके। और प्रॉपर उसकी नरिशमेंट का ख्याल रखें, ऑयलिंग करें, शैम्पूज अच्छे लें, और वो जो हमने पहले डिस्कस किया ग़िज़ा और वो सब चीज़ें जो होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं क्या बालों की फ्राइड ग्रोथ के लिए। चीज़ें, क्या फ्राइड चीज़ें खाने से बाल गिरते हैं? बहुत ज़्यादा फ्राइड ऐसा चीज़ों का कुछ नहीं इस्तेमाल? है, देयर इज नो प्रूवन। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ओके 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 ओके, जी डॉक्टर साहब। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आपने ट्रीटमेंट्स लिए हैं तो उसके साथ अपने मल्टीविटामिन्स और जो हेयर को बूस्ट करने वाले ट्रीटमेंट्स हैं और अच्छे ऑयल, वो आप ज़रूर एसेंशियल ऑयल हैं जैसे कैस्टर ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आप उनके साथ वो भी यूज़ करें। और नंबर 2 उसमें आ जाता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा कुछ अरसे के बाद आपको एलर्जी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, अक्सर लोगों को लगाते साथ ही स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है या रेडनेस आ जाती है, तो उसमें केमिकल फ्री हेयर डाई आते हैं, बट दे आर कॉस्टली। कोशिश
कोशिश करें कि आप एज़ पर नीड डाई करें, यानी कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो डाई करें। ये नहीं कि आप एक बाल नज़र आए मैं उसको भी डाई करने बैठ जाऊँ, यानी कि कुछ बाल हों या आपने कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, काम ऐसा है, तो आप फिर डाई करें, वरना कोशिश करें कि जितना आप उसे मास्क कर सकते हैं वो करें। और हेयर मास्किंग स्प्रेज भी आते हैं, वो हेयर कलर नहीं होता, वो जस्ट आपको टाइम बिंग के लिए आपको वो टाइम निकाल देते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट जी, जब वापस आते हैं तो जिक्र करते हैं एक ऐसी चीज़ का जो हमारे मुल्क में बड़ी कॉमन है, जैसे हम बाल खोरा कहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अचानक से लोग ये कहते हैं कि मेरे बाल गुच्छों के अंदर उतरने लगे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई है। पोस्ट प्रेगनेंसी जो है वो बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो आपके बाल ज़्यादा उतरने लगते हैं। मर्द और औरत इसमें कोई तकलीफ नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। इस पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर जाहिद, मैं इनको डॉक्टर ही कहता हूँ क्योंकि कमाल किस्म की चीज़ें इन्वेंट भी करते हैं। और आज सर क्या बनाया है सर आपने? अस्सलाम वालेकुम सर। आज कोफ्ते अंडे मसाले वाले। पहले तो बताएं आपके इन हसीन बालों का राज क्या है? शुरू से ही ऐसे हैं। शुरू से ही ऐसे हैं? सही जवाब दें जो दिल में दे रहे हैं आप। सर कभी केयर ही नहीं की सर, सही किसी के जवाब। हाथ में नहीं आए, ये सुनना There चाहिए। you go, there you go, किसी के हाथ देखा मैंने कहा था। There you go, that's it, किसी के हाथ में नहीं आया। ये जी। जवाब सही था, जी। जवाब दुरुस्त है। जी बिल्कुल। गॉड ब्लेस तारिक अजीज साहब सोल, ये रहबर कूलर आपका हुआ। सर मैंने लेके जाना है ये कूलर। घर ले प्लीज लेके जाइएगा। सर तो बताइए आज क्या बनाया? क्या सर ये कोफ्ता अंडा मसाले वाले। कोफ्ता अंडा मसाले वाला। जी हाँ। आज नदीम साहब की ईद है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी इंशाल्लाह। आपने उकाबों को झपटते देखा है? अगर काश एक दिन ऐसा शो हो जिस दिन, मैंने आप लोगों को एक दफ़ा दिखाया था, अगर हम आपको दिखा दें कि ब्रेक के जैसे ही शो ख़त्म होता है तो होता क्या है, अगर जाहिद भाई खाना होते तो हर रोज़ मर रहे होते, किसी न किसी के पेट में होते। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं ये शुक्र है कि जी एकदम से नहीं होता है, वरना मैं भी यहाँ पे गिरा ही होता हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा जाहिद भाई, वैसे वाकई आपका खाना बहुत टेस्टी होता है। बहुत शुक्रिया। इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। मुझे ऐसे लगता है, मैंने बहुत जगह खाना खाया, इसलिए मैं नहीं कह रहा बिकॉज यू नो जाहिद भाई इज़ अ फ्रेंड या हम मारफा हमें स्पॉन्सर करता है, इसलिए बिल्कुल नहीं कह रहा। यू हैव टू ट्राई मारफा। अगर आप लोग नहीं गए तो आप लोग भी, और आपसे मैं कह रहा हूँ लाहौर में अगर आप रहते हैं तो फिर मारफा तो आपका जाना बनता ही बनता है। अपनी फैमिली को लेकर जाएं। ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल फूड, सर्विसेज रियली क्विक, और सबसे बड़ी बात है आपको ये नज़र आएंगे वहाँ पे जाहिद भाई। जी हाँ। एंड एक और बात, इनकी अक्सर चीज़ें जो हैं, इनका ओपन किचन है, आप उसको देख सकते हैं, और इनकी अक्सर चीज़ें वहीं बन रही होती हैं, डो तक भी ये लोग वहीं बनाते हैं। सो एनीथिंग दैट यू आर ईटिंग हेल्दी, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप लाहौर आने का प्लान करते हैं, लाहौर में अपने रिश्तेदारों से मिलने का प्लान करते हैं, घूमने का प्लान करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ये स्टॉप होना चाहिए कि आप मारफा ज़रूर जाएं मारफा, बिकॉज मारफा इज़ रियली गुड। मैं अगली ब्रेक में एज पर ओरिजिनल रेसिपीज। एज पर सर, बिल्कुल, दैट्स ऑल्सो ट्रू। दीज गाइज इन्वेंट, और इनके जो कुक होते हैं वो बहुत मुश्किल में आते हैं, क्योंकि जाहिद भाई रात को सोचते हैं, सुबह बनाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जाके उनको कहते हैं अब ये बनाना है। एंड दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। इट इज़ रियली गुड। सो सर थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आता हूँ। तो हम जो बात कर रहे हैं अब तक, वो हमने ये सारी बातें कर ली, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बाकी अलामतें होती हैं बालों के गिरने की, बालों के थिकनेस की, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये किस तरह से हम बालों को थिक कर सकते हैं, वो कौन से फूड हैं जिन्हें खाने से बालों की नशोनुमा बेहतर होती है? अच्छा, इसमें फूड में ये हमारे पास जैसे हमने कहा कि जिनमें प्रोटीन्स हों, वाइटामिन्स हों, हमारे पास अमाइनो एसिड्स हों, बायोटिन बहुत अच्छा है बालों की ग्रोथ और नशोनुमा के लिए। इसमें जो हमारे जो ग़िज़ा नॉर्मल हमें अवेलेबल होती है, जिसमें अंडा है, दूध है, दही है, हमारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सीज़न के होते हैं वो आप ग़िज़ा में शामिल करें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपकी जो मेन ग़िज़ाएं हैं, साथ साथ मल्टीविटामिन्स जो है ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताइए, वो लोग जो फ्रूट्स या वेजिटेबल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दालें अफोर्ड कर सकते हैं क्या? दाल एक बेहतरीन नेमुल बदल साबित हो सकती है? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। दालों में बहुत प्रोटीन्स है, बिल्कुल आप दालें खाएं। दालों का भी मैंने जिक्र किया था, दालों में इट्स फुल ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। सो प्रोटीन तो हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करता है, सो बहुत अच्छा है ये भी बालों की ग्रोथ के लिए। तो दालें खाएं, सब्जियां खाएं, और जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन चीज़ों पर आएँ। बिल्कुल। अच्छा, और आप कभी कभी ना बेसन से अपने बालों को धो भी लीजिए,
और उसका तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है। आपने थोड़ा सा बेसन लिया, उसके अंदर पानी डाला और उसके बाद अपने बालों को ऐसे लादर उसका बना लिया और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए छोड़ दिया एंड देन यू रिंस इट ऑफ, और वो भी आपके बालों को बहुत अच्छा रखता है, आपके बालों को गिरने से रोकता है। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, लेट्स से कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ है फ़र्ज़ कीजिए, क्या उसकी वजह से बाल गिर सकते हैं? बिल्कुल, इवन हाई ब्लड प्रेशर के साथ भी, डायबिटिक पेशेंट्स में भी, जो जिनमें थायराइड का इशू होता है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा ये इशू होता है, प्लस जो PCOS की हम बात कर रहे थे, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें एक और इशू, वो बहुत इस वक्त हम बच्चियों में देख रहे हैं, तकरीबन 80% आने वाली बच्चियां हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ आ रही हैं। यस, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि सर के बाल गिर रहे होते हैं। आपने बेसिकली 3-4 साइंस को इकट्ठा करना होता है, जिसमें आपके बाल गिर रहे हैं, प्लस ये कि आपके चेहरे पे बाल अगर ज़्यादा आ रहे हैं, और मतलब 2-3 अगर आपकी चीज़ें मैच कर रही हैं, लाइक आपकी इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं आपके मंथली साइकिल्स में, तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आपका जर्नल इशू चल रहा है। तो प्लीज़ देखिए, ये नहीं हो सकता कि आपकी नीचे से कॉज अगर मौजूद है तो आप सर के ऊपर कुछ भी लगा लें, आप बायोटिन्स भी खा लें, तो भी आपको खास फायदा नहीं होगा। बेसिकली आपको अंदर से तो इलाज करना पड़ेगा ही। पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी कॉज का रूल आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हेयर फॉल की वजह कोई और हो सकती है, आपकी कोई और हो सकती है, किसी और की कोई और हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ये जानें कि अगर एबनॉर्मल हेयर फॉल ऐसे ही स्टार्ट नहीं होगा। एब्सोल्युटली, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई अचानक से कुछ लोग कंप्लेन करते हैं ना, एकदम बाल खोरा हो गया, एकदम बाल गुच्छों में आ रहे हैं, वजह क्या है? वो भी इम्यूनिटी लो होने की वजह से, ठीक है। उसके पीछे भी आमतौर पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है, क्रैश डाइट हो सकती है उसकी वजह, उसमें क्रैश डाइट हो सकती है, या जिस तरह आपकी कोई ऐसी डिजीज़ कोई जिसमें आपकी इम्यूनिटी एकदम नीचे गिरी, जिसमें आपकी कोविड आ जाता है, डेंगू आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो कि आपके इनिशिएट कर सकती हैं। तो आपने ज़ाहिर है वो आपकी कंडीशन ऐसी हुई है जिसमें बहुत ज़रूरी ये है कि आप उसको जितनी जल्दी देख लेंगे, ठीक है, ये उसमें डिले ना करें कि इसके टोट के उसके टोट के, उसमें आप फ़ौरन जाएं और अपने डॉक्टर के साथ बात करें, क्योंकि आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रही हूँ तो स्ट्रेट कर करके ना बहुत खुदे हो गया। क्या करती? उनको दोबारा स्ट्रेट कर करके। अच्छा, ओके, तो अब क्या करना? उनको दोबारा स्मूथ करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत खुदे हो गया है, ऐसे बेजान हो जाते हैं। यही कि हीटिंग डिवाइस यानी कि स्ट्रेट कर करके बाल ख़राब हो गए हैं, उसमें देखें तो यही है कि दोनों तरह से कि बाल पतला भी हो जाता है और रफ़ भी होता है। उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप तो एक तो हीटिंग डिवाइसेस का कम इस्तेमाल करें, साथ बालों को अंदर से अच्छा रखने के लिए मल्टीविटामिन्स, या फिर जो अगर आप PRP का ट्रीटमेंट है उससे भी बालों को बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, इंस्टेंटली बाल बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और लो कॉस्ट ट्रीटमेंट भी हम इसे कह सकते हैं कि मीज़ोथेरेपी है। वो जो हेयर के लिए ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनको हम सर के जल्द में लगा देते हैं, उससे भी बाल बड़ी जल्दी बेहतर और स्मूथ हो जाते हैं और गिरना भी बंद हो जाते हैं। तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो आपको उसके साथ कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इतना बाल डैमेज कर लिया है तो वो एक दिन में ठीक नहीं होने वाला, उसके साथ आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा जी, जब वापस आते हैं तो एक ख़ास चीज़ पे मैं बात, और वो ख़ास चीज़ ये है कि हम जब बहुत देर हो जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। जब बाल चांद निकल आता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब इस चांद पे कुछ करामात करके दिखाएं। एक बार चांद निकल आए तो सिवाय ईद होने के और कुछ नहीं होता। ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। एंड जाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, बता दीजिए क्या है? सर कोफ्ता मसाला अंडे बनाया कैसे सर, ये बताएं। सर ये भुने हुए हैं, मसाला बना के ना इसको, और इसमें राजस्थानी सॉस भी डाली हुई है हमने। राजस्थानी सॉस क्या होती है? सर उसको मुख्तलिफ किस्म के मसालों से, मुझे हंसी आ रही है कि बात ही ऐसी हुई थी बात ही ऐसी हुई थी। अच्छा नहीं, हाँ, ये मसाला कोफ्ते हैं, इसमें अदरक, प्याज और अच्छा, आपने इसके अंदर आपने कोफ्ते सेपरेट किए हैं और उबले हुए अंडे सेपरेट डालें? जी हाँ। ओके, सो दिस इज हाउ दे आर कॉल्ड मसाला कोफ्ते। जी। अच्छा, इसको खाया कैसे जाता है? नॉर्मल नान, रोटी, नान, जो भी ब्रेड है, उससे आपने पीटा ब्रेड बनाई है, पीटा ब्रेड के साथ भी खाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स वंडरफुल। वंस अगैन जी, लाइक आई से कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी जो है मिल जाएगी। मारफा इज डेफिनेटली द बेस्ट, तो प्लीज मेक श्योर यू आर विजिटिंग मारफा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। To you guys, let's go to डॉक्टर समरा फर्स्ट। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएंगी कोई ऐसी टिप आप देना चाहती हैं
मैं सवाल तीनों से कर रहा हूँ और सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब बहुत देर हो जाती है तो फिर उसके बाद होता है कि अब डॉक्टर के पास जाया जाए। वो मीर का एक शेर था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशीमा का पशीमा होना। तो जब बहुत देर हो जाती है तो ये रवैया हमारे माशरे में क्यों है, और ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से, बाल भी सेहत से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये ऐसा क्यों है? जी, अनफॉर्चुनेटली हम बहुत देखते हैं अपने क्लिनिक्स में कि जब बहुत देर हो चुकी होती है तब आते हैं पेशेंट्स। मैं यही सबसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, ठीक है घरेलू टोटके बहुत आजमूदा होते हैं, काम आते हैं, बट प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट किया करें और उसका प्रॉपर रूल आउट कराएं कॉज क्या है उसका। बाल गिरना हो, कोई स्किन का इन्फेक्शन हो, कोई नेल का इन्फेक्शन हो। देखिए डॉक्टर्स बैठे हुए इसलिए कि आपको डायग्नोस करें, और अगर इनिशियल स्टेज में कोई चीज़ डायग्नोस हो जाती है तो उसका इलाज करना आसान होता है। सो मेरा मैसेज है, मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि डिले मत किया करें, स्टार्ट में ही आके इसको दिखाया करें। अपना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, आपकी सेहत कोई भी प्रॉब्लम हो सेहत का, डॉक्टर के पास जाएं, एडवाइस लें, ट्रीटमेंट लें। घरेलू टोटके ज़रूर अप्लाई करें अपने ऊपर, लेकिन उसको साथ साथ लेके चलें। चलें, प्लस डॉक्टर भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहबा, आपकी तरफ। जब आपको ये लग रहा है कि आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, या आप अगर फ़र्ज़ करें कि आप मांग निकाल रहे हैं और उसमें आपको लग रहा है कि आपकी पार्टिंग वाइड हो रही है, तो देयर इज़ एन इंडिकेशन कि आपको फ़ौरन देखना है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि देखिए ये अगर तो आपका हेयर फॉल हो रहा है उसको हम रोक लेते हैं, वो ज़रा ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि आप रीग्रोथ की तरफ आते हैं। रीग्रोथ करनी ज़रा मुश्किल हो जाती है, फिर तो वही बात है कि चांद अब चढ़ गया। सेकंड स्टेप है, पहले तो आपने बाल रोकने, बिल्कुल, फिर उसके बाद आपने रीग्रोथ। हाँ, रीग्रोथ भी देखें, आपका हो सकता है कि जितने बाल गिरे हैं वो 100% रीग्रो ना करें। ठीक है, तो उसमें से ये फिर अब आपकी लक है कि वो 20% रीग्रो करते हैं, 40% करते हैं, या करते ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये है कि आपका मसला और मेरा मसला और इनका मसला सेम नहीं हो सकता। हम एक दूसरे की स्लिप्स देख के, एक दूसरे के नुस्खे देख के वो दवाइयाँ खुद भी खाना शुरू कर देते हैं कि आपने खाया तो मैं भी खा लूँ। ऐसा नहीं हो सकता, आपको उस दवाई से फ़र्क हो सकता है ना पड़े। करें कि आपका जो मसला है उसको डायग्नोस करवाएं, अर्ली डायग्नोसिस पे आपका खर्चा भी कम आएगा, आपको बाल जल्दी, वही बात के रीग्रोथ करवाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। हेयर फॉल को बचाना ज़्यादा ईजी है और वो बड़ी ईजीली मैनेज हो जाता है, आपको 1 से 2 महीने की दवाई से भी फ़र्क पड़ जाता है। तो काइंडली जो है अपने डॉक्टर, करीबी डॉक्टर जो भी है उसके पास ज़रूर जाएँ और उससे जो है मशवरा करें। और करीबी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरा का। और करीबी डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप टोटका एक्सपर्ट के पास चले जाएं। करीबी डॉक्टर का मतलब गूगल नहीं है। करीबी डॉक्टर का मतलब, मैं आपको छोटी सी एक बात शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मेरा विज़न जो है वो बहुत ब्लर है फार का। मैं एक ऐसे एपिसोड से गुज़रा हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने जान बख्श दी। ये समझ लीजिए कि इस वक्त मैं जब कैमरा फेस करता हूँ तो मुझे जो दूर का विज़न है, मेरी फार साइड जो है वो हेज़ी होती है। हम इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं, सारे इन्वेस्टिगेशंस ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये डॉक्टर्स हैं जिन्होंने, और मैं अपने तौर पे डॉक्टर बनने की कोशिश भी नहीं करता, जिन्होंने मुझे बेहतर रखा हुआ है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट अ जोक। ये बाल आपके सेहत हैं, और आपके बालों का गिरना हो सकता है किसी और चीज़ की इंडिकेशन हो। जब तक आप वो नहीं दरियाफ्त करेंगे तब तक आप इसको कॉन्कर नहीं कर सकते। मगर ये याद रखिए, आपकी खुद एतमादी आपके बालों की वजह से नहीं है। खुदारा ये याद रखिए, आपका हुस्न आपके अंदर है, आपकी बात में है, आपका एतमाद आपके अचीवमेंट्स में है। आप ज़िंदगी में क्या करते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप ज़िंदगी में जो करते हैं वो कैसे करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू द पीपल अराउंड यू, बिलीव इन गॉड एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। जिएं और जीने दें। खुदा हाफिज़।